हमास जो चुनाव जीत गया तो जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो सत्ता उसके हाथ में दे देगी, यानी कि महमूद अब्बास जो है वो सरकार दे देंगे हमास को। ठीक है, आईसीजे आदेश दे देता है, यूएनएससी प्रस्ताव पास कर देता है, यूएनजीजे 2 बार प्रस्ताव पास करता है, यूरोपीय यूनियन आईसीजे के फैसले के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के अंदर की जो राजनीति चल रही है वो बता रही है कि इजराइल जर्जर हो रहा है। बाहर से जो तमाम चीजें हो रही हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल है, अलग बैठ के वो पेरिस में समझौता करा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से उसने इजराइल को साइड कर दिया। ये तमाम बातें दिखा रही हैं कि इजराइल की स्थिति खराब है। तो क्यों नहीं हिजबुल्ला, ईरान, अगल बगल के तमाम जो मुस्लिम देश हैं जो 1967 में सारे मिलकर हमला कर रहे थे, धक्का देकर इजराइल को गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चारों तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इजराइल का बैंड बज चुका है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। और ऐसी खबरें सिर्फ इजराइल के अंदर से नहीं आ रही हैं, इजराइल के बाहर से भी पूरी दुनिया से आ रही हैं। तो यहां सवाल यह पैदा हो जा रहा है कि जब इजराइल इतनी जर्जर हालत में पहुंच चुका है तो क्यों नहीं अब उसको धक्का देकर गिरा दिया जाता है, क्योंकि इस इलाके में इजराइल की मौजूदगी को ही लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि इस बीच आप ये भी जानते हैं कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम तो इसको देश के तौर पे मान्यता दे देंगे, इससे संबंध सुधार लेंगे। लेकिन जब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है तो धक्का क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल पैदा होता है कि क्या है वो हालात जिनके आधार पर कही जा रही है बात कि इजराइल हो चुका है जर्जर, और धक्का देने वाले क्यों बैठे हुए हैं खामोश? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात कराई। एक एक चीज पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि इन हालात को कैसे देखा और समझा जा सकता है। एक खबर छपी है आज जिसमें कहा गया है कि अभी तक हमास की 80% सुरंगें सही सलामत हैं, यानी 115-16 दिन की जंग के बाद भी सिर्फ 20% सुरंगों को नुकसान पहुंचा है। और ये फीसद वाला जो आंकड़ा है वो इनका खुद का है। इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, यकीनी तौर पर मैं तो शुरू से इस बात को समझ रहा था और देख रहा था, और चूंकि मैंने बहुत से लोगों से उन सुरंगों के बारे में भी बातचीत की है और मैं उस इलाके में बहुत से मुल्कों में मैं गया भी हूँ। ईरान जो नजरियाती तौर पर हमास के सबसे नजदीक है, वहां के पत्रकार से भी बात की थी और उसने कहा था कि हो सकता है जमीन के ऊपर से कुछ इजरायली कब्जा कर लें, और लेकिन जमीन के नीचे तो पूरा शहर बसा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई है फ्रीडम पैलेस्टाइन के सिलसिले में, जिसमें हमास के लीडर इस्माइल हानिया भी आए थे और उन्होंने कई बातें कही। उनमें से एक बात यह कही कि टनल्स के बारे में, जो टनल्स का जिक्र होता है, ये टनल्स नहीं, ये पूरा शहर बसा हुआ है और वहां तक इजराइल नहीं पहुंच सकता। और अब ये फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है, जो मैंने टाइम्स ऑफ इजराइल में भी देखी है, कि इतने सब कुछ जिसे कहते हैं ना धत मार के भी 80% वो दुश्मन खुद तस्लीम कर रहा है। हो सकता है ये 20% भी वो कुछ बढ़ा के बता रहे हो, चूंकि अभी तक वो किसी एक लीडर को नहीं पकड़ सके। याहिया सिनवर को सबसे ज्यादा वो उनका दिल चाहता है कि किसी तरह से हाथ लग जाए। मोहम्मद दीफ को नहीं पकड़ पाए। कोई बड़ा कमांडर अभी तक भी किसी की डेड बॉडी की फोटो नहीं दिखा पाए। तो ये हाल तो है। जहां तक आपने धक्का देने की बात कही, उस पे आएंगे, लेकिन उस पे आगे बात करेंगे। अभी हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी मैं यहीं पे रहना चाहता हूं। पर इसको उलट के भी तो देखने की जरूरत है ना सर, कि हमास को भले ही कोई नुकसान ना पहुंचाओ, 80% सुरंगें उसकी सलामत हो, लेकिन वहां की जनता तो बर्बाद हो गई है ना। 30-35 हजार लोग तो मारे गए हैं ना, 60-70 हजार लोग तो घायल है ना, रहने लायक कोई जगह तो बची नहीं है ना। तो ये भी तो एक पहलू है ना। देखिए, ये पहलू है यकीनी तौर पर। देखिए, जंग होती है फौजियों से फौजियों की। जब इजरायली एक दुश्मन इतना जलील हो जाए, इतना नाकाम हो जाए कि वो आम पब्लिक को ही कत्ल करना शुरू कर दे, तो वो तो दुश्मन की जिम्मेदारी है ना। या ये लड़ने की तैयारी इनकी जो भी रही हो, उन्होंने गाजा में एक तरह से इनवाइट किया हो उस 7 अक्टूबर के हमले से, लेकिन इजराइल जिसको अमेरिका की सपोर्ट पूरी तरह से
मौजूद है वो 25, 26, 27 हजार लोगों को कत्ल कर दे और वो लोग उसको जेनोसाइड ना एक्सेप्ट करें। देखिए बड़ा तमाशा यही तो हो रहा है। हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका इंटरिम ऑर्डर आ गया, उसके बाद गुस्सा ये आ रहा है नेतन्याहू साहब को कि ये तो जेनोसाइड है ही नहीं। जेनोसाइड तो वो है जो हमास ने किया था, हमारे इतने लोग मार दिए गए थे, 1000-1200 जितने भी वो बताते हैं। तो जेनोसाइड की अब मुश्किल मैं आपको बताऊं कि मुश्किल कहां है कि अपनी मर्जी की डेफिनेशन चाहते हैं अपने अपने तरीके से लोग। वो जेनोसाइड कत्लेआम की 1200 लोग तो कत्लेआम है और 25,000 कत्लेआम नहीं है। तो जहां जहां ये स्टैंडर्ड बना दिया गया हो, जो नैरेटिव ये बनाया गया हो, तब तो फिर जाहिर है ये सब होगा। और जी जी बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जगह जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हुए प्रोटेस्ट के बाद उस यूनिवर्सिटीज के जो चीफ हैं, जो डीन हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है, यानी कि यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो उसे तो यहूदी विरोधी भावना मान लिया जाएगा, लेकिन जो कत्लेआम होगा उस पर कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो बम बरसाए फिलिस्तीन में, उसमें से बहुत सारे बम नहीं फटे, उनको हमास ने अपने पास उठा लिया, खोला, गोला बारूद तैयार किया और उसी से 7 अक्टूबर को हमला कर दिया। बहुत मुमकिन है। देखिए बिल्कुल ऐसी हालत है जिस तरह से जेल में रहने वाले इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ना, कि वो एक चम्मच से एक छुरी भी बना ले और एक चम्मच भी बना ले, तकरीबन उस हालत में वो लोग रह रहे हैं। 16 साल से खुली जेल में रह रहे हैं, तो उस हालत में जो भी कुछ उनके हाथ लगता है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक बहुत ही तफसील से पत्थर से मिसाइल तक कैसे आए हमास और ये इस किस्म के लोग, तो उसमें इस्तेमाल हुए स्ट्रीट पोल जो बिजली के होते हैं उनसे भी वो बना लेते हैं, पुराने पाइपों से, पानी के पाइपों से रॉकेट बना लेते हैं। तो ये तो उनकी क्रिएटिविटी है, तो बहुत मुमकिन है। मैंने आपको मैं बता दूं कि एक मौका ऐसा भी आया कि वर्ल्ड वॉर 1 की ब्रिटेन का एक जहाज जो समंदर में डूबा हुआ था, वहां से वो कुछ ऐसा सामान निकाल रहा है जिसे बम बनाने में उनको मदद मिली। तो वो उनकी क्रिएटिविटी है, वो दुश्मन सामने है, उनके हाथ में तो जो भी आएगा वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। सेल्फ डिफेंस असल में ये है, वो नहीं है जो इजराइल कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में इतने लोगों को मार रहे हैं। तो ये वो हमास के लोग हों या जिहाद इस्लामी के लोग हों, वो अपने लोगों की जान बचाने, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए जो भी रास्ता अपनाएंगे वो तो अपनाएंगे ना। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देके नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो तो देखिए, वो तो उनके मुल्क के लोग उसकी बात को नहीं यकीन कर रहे, तो हमारे आपके बीच में भी इसमें क्या बात करनी है। देखिए सही दिशा में अगर होते तो अब तक अपने तो सही दिशा वही है ना, लोगों को मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, सही दिशा तो वही है उनकी। लेकिन उन्होंने पहले दिन तो 2 बातें ऐलान की थी। उनके जंग का मकसद 2 थे, एक तो हमास को तबाह करना और अपने कैदियों को वापस बुलाना, हासिल करना। इन दोनों में तो वो कुछ कामयाब हो नहीं पा रहे, तो सही दिशा कहां है? ये दिशा तो उन्होंने बताई नहीं थी जो आप बता रहे हैं। अब तो वो जेनोसाइड के इल्जाम को गलत बता रहे हैं और इतने लोगों को मारने के बाद भी उनकी शायद खून की प्यास बुझी नहीं है, और वो अब भी रोजाना तकरीबन 200-250 के आसपास लोगों के रोजाना के मरने की अब भी खबरें आ रही हैं। तो सही दिशा में हम जंग की तरफ जा रहे हैं। क्या खुद इजरायली लोग, क्या उनके मेंबर पार्लियामेंट, क्या उनके कैबिनेट के लोग, कैबिनेट के 3 मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये झूठी बात है कि हम हमास के खिलाफ कामयाब हो पाएंगे। तो वो अपने मिनिस्टरों को समझा लें जो कुछ वो अपनी बात कह रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, प्रोपेगेंडा जंग के दौरान सबसे ज्यादा होता है, वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है और कुछ भी कह सकते हैं। और इतना ही अगर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ के मंत्रियों को, जनता को समझा लें। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि पेरिस में बातचीत चल रही है, CIA चीफ बैठा हुआ है, कतर से, मिस्र से, इजराइल के अधिकारियों से बात कर रहा है समझौता कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए जंगबंदी का। वो अब हथियार नहीं देगा। देखिए हथियार नहीं देगा, मुझे उस पर यकीन नहीं है।
दूसरी बात, विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो वहां पर हैं। लेकिन हमास की तरफ से अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको हरी झंडी नहीं मिल रही है। वो मुसीबत में है, बहुत सख्ती में। और ऐसे वक्त में जबकि नेतन्याहू ने बिचौलिए कतर को ही कतर पर ही इल्जाम लगा दिया कि तुम टेररिस्ट को अपने यहाँ मेजबानी करते हो, टेररिस्ट को फंडिंग करते हो, आप इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे कैदियों को छुड़ा लो, वो उसे ही टेररिस्ट को सपोर्ट करने का उन्होंने इल्जाम लगा दिया। अब क्या अमेरिका कतर से वो काम ले सकेगा, या क्या कतर उतनी दिलचस्पी से वो काम करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इजराइल पे तो दबाव बन ही रहा है ना। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि भाई अगर तू लड़ेगा तो साल भर तेरी लड़ाई में साथ नहीं देंगे, अब हम तुझे हथियार नहीं देंगे, तो दबाव तो बना रहे हैं ना। देखिए, अगर ये हकीकी दबाव हो तो बहुत बड़े पत्रकारों का, बड़े एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर अमेरिका का हाथ इजराइल के सर पर ना हो तो इजराइल खत्म हो जाएगा। और अब ये किस्तों में ये बात कही जाती है अमेरिका की तरफ से, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे याद है जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने थे तब वो यमन जंग में सऊदी अरब को हथियार देने से मना किया था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हथियार मुसलसल दिए जाते रहे यमन के खिलाफ। तो ये बयान देते हैं, इससे तो एक चीज में तो आप तारीफ कर सकते हैं ना बाइडेन की कि उन्होंने यमन के हूतियों को आतंकवादियों की लिस्ट से निकाल दिया था। हाँ, लेकिन दोबारा अब फिर ले आए टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया। ये उन्होंने किया था, लेकिन अब फिर टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया। ये देखिए, ये इनके खेल होते हैं। ये ऐसे खेल होते हैं जिसको गहराई से समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये हर अपने दुश्मन को टेररिस्ट, और जो अपने साथ हो थोड़ा और बात करते हैं। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग ना हुई होती तो यमन को तो कोई डिस्टरबेंस अमेरिका की तरफ से हो ही नहीं रहा था। नहीं, अमेरिका की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब को मदद थी इस पूरी जंग में। 9 साल जो जंग सऊदी अरब ने लड़ी है वो बगैर अमेरिका की सपोर्ट के नहीं लड़ी, बगैर इजराइल की सपोर्ट के नहीं लड़ी, बगैर UAE की सपोर्ट के नहीं लड़ी। ये तो जब आरामको पर हमला हो गया, ये तो जब दुबई और अबू धाबी पर भी हमला हो गया, उसके बाद सऊदी अरब और UAE जरा ठंडे पड़े हैं। और अब इस वक्त जो हूथियों ने पोजीशन ली है फिलिस्तीन की सपोर्ट में, इजराइल आने जाने वाले जहाजों को, इजराइल की मिल्कियत वाले जहाजों को रोकने की, और अब तो अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को भी रोकने की जो पोजीशन ली है, उसमें सऊदी अरब खामोशी में है। वो किसी का साथ नहीं दे रहा है, वो डरा हुआ है। वो सफाई भी दे रहा है, वो कह रहा है कि ये हमलों में हमारा कोई हाथ नहीं है और हमारा कोई हवाई अड्डा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर बाइडेन के हम पूरे कार्यकाल को देखें जो खत्म होने जा रहा है, जंग वंग कहां की है उन्होंने किसी मुल्क से? जंग ये वाली जंग जारी रही है, यमन वाली जंग जारी रही है। यूक्रेन जंग शुरू करने वाला कौन है? यूक्रेन जंग शुरू करने में इन्हीं का, महारथी का ही हाथ था। और रूस को उकसा करके और ये समझा दिया यूरोपियन मुल्कों को कि चढ़ जा बेटे, सूली पर राम भली करेगा। अब देखो उसका क्या हाल हुआ है। वैसे वहां पे भी राम भली करता है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये मुहावरे के तौर पे मैं कह रहा हूं कि उसको जेलेंस्की को बेचारे को, वो जो थिएटर आर्टिस्ट था, उसको जंग में उलझा दिया। और अब वो उसकी जितनी तस्वीरें आई, एक ही टी शर्ट में और एक ही पैंट में नजर आई महीनों तक, तो और सारे यूरोपीय मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो गई है। अब देखिए, अब यूरोपीय मुल्क यूक्रेन जंग के तजर्बे के बाद अब भाग रहे हैं इजराइल वाले मामले से। वापस आते हैं अपनी खबर पे। हमास जो चुनाव जीत गया तो जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो सत्ता उसके हाथ में दे देगी, यानी कि महमूद अब्बास जो है वो सरकार दे देंगे हमास को। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। ये जब से जंग शुरू हुई थी तब से महमूद अब्बास को ये तैयार करने की कोशिश हो रही थी कि भाई इस जंग के बाद आप ही को गाजा में हुकूमत करनी है। और वो भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। और कभी मिस्र से जाकर के कहा गया कि जंग के बाद आपको यहां हुकूमत करनी है, मिस्र ने भी मना कर दिया। और अब जो ये ऐलान आया, ये बहुत ही दिलचस्प है। अब ये देखना होगा कि डेमोक्रेसी के मतलब कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से।
हमें उम्मीद नहीं है, चूंकि इस पूरे इलाके में इन मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात उन्हीं मुल्कों से हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां की डेमोक्रेसी होगी, इलेक्शन होंगे। हमास को तो देखिए, अब इस वक्त हालत यह है, दुनिया भर में जो एक नैरेटिव था, जो एक सोच थी, हमास यानी टेररिस्ट ग्रुप, जो एक बनाया गया था वेस्टर्न मीडिया के जरिए, अब हमास यानी देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग। तो अब तो दुनिया में कहीं भी इलेक्शन अगर हमास के नाम पे हो तो मुझे लगता है ठीक है, इस जंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, चाहे लोग कितने भी मरे हो, चाहे पूरा गाजा तबाह हो गया हो, सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वो हमास को होता हुआ दिख रहा है। पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी उसके सामने सरेंडर होने की बातें कर रही है। एक खबर ये छपी है कि यूएनआरडब्ल्यू पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन उसी दौर में अमेरिका के दबाव में यूएन को काम करने की थोड़ी सी इजाजत भी दी गई है कि चलो गाजा में तुम काम कर लो। तो इजराइल दबाव में तो है अमेरिका के। देखिए, इजराइल दबाव में है, ये बहरहाल ये 1 to 1 एक एक करके ये फैसले लिए जाते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए पर ये इल्जाम है कि उसके 5 एम्प्लॉइज 7 अक्टूबर को हमास के साथ जो है वो हमास का साथ दे रहे थे इजराइल के खिलाफ हमले में, और उसकी वजह से या उसके बहाने से कई मुल्कों ने यूएनआरडब्ल्यूए को फंडिंग बंद कर दी है। मैं तो देखिए, ये कई मुल्कों में ये नैरेटिव है, अरब मुल्कों में नैरेटिव है कि यूएनओ की एजेंसियां किसी हद तक तो ठीक है, न्यूट्रल होती हैं, लेकिन कई लोग यूएनओ के नाम से दूसरे किस्म के लोग भी दुश्मन टेरिटरी में घुस जाते हैं। वो क्या जासूसी करते हैं, वो क्या वाकई पब्लिक के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन यहां अभी यूएनआरडब्ल्यूए का जो रोल है वो एक पॉजिटिव रोल है, और इसमें इजराइल ये चाहता है कि वो भी वहां किसी तरह की इमदाद ना पहुंचाएं, इसलिए उन पर इल्जाम लगा के उन्हें भी पीछे हटा दिया जाए। ठीक है, आईसीजे आदेश दे देता है, यूएनएससी प्रस्ताव पास कर देता है, यूएनजीजे 2 बार प्रस्ताव पास करता है, यूरोपीय यूनियन आईसीजे के फैसले के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के अंदर की जो राजनीति चल रही है वो बता रही है कि इजराइल जर्जर हो रहा है। बाहर से जो तमाम चीजें हो रही हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल है, अलग बैठ के वो पेरिस में समझौता करा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से उसने इजराइल को साइड कर दिया। ये तमाम बातें दिखा रही हैं कि इजराइल की स्थिति खराब है। तो क्यों नहीं हिजबुल्ला, ईरान, अगल बगल के तमाम जो मुस्लिम देश हैं जो 1967 में सारे मिलकर हमला कर रहे थे, धक्का देकर इजराइल को गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। देखिए, ये काम हो सकता है कि अगर इजराइल की और अमेरिका की गुलामी ये मुल्क छोड़ दें, जो अरब मुल्क जहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये बहुत मुमकिन है और ये बिल्कुल किया जा सकता है। और अब से पहले ये मुत्तहिद होते और अगर अवामी नुमाइंदे होते तो इजराइल इतने यहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। दूसरी बात यह कि टाइम के साथ चीजें बदलेंगी। मैं इस बात के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूं कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलेंगी। इजराइल और कमजोर होगा, इसकी जिद बाकी रही, जंग लंबी होगी, और जैसे जैसे जंग लंबी होगी इजराइल और ज्यादा जर्जर होगा। और अभी कहीं कहीं अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई थी कि 5 लाख लोग छोड़ करके जा चुके हैं। अब अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है, मैं अभी कहीं उसे कंफर्म नहीं कर सका हूं, लेकिन 15 लाख लोग इजरायली छोड़ करके जा चुके हैं इस जंग के शुरू होने के बाद। तो जर्जर होने का मतलब कोई इमारतें गिरना ही नहीं होता। अगर इजराइल के आइडिया पर ही भरोसा ना रहे यहूदियों को, तो वो भी जर्जर होना ही होता है। आने वाला वक्त मुझे लगता है उस सवाल यही तो होता है ना सर, कि अब तो मौका है ना, हिजबुल्ला इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहा, ईरान इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहा, और किस चक्कर में बैठे। या इनको ये लग रहा है कि अगर हमने इजराइल को ऐसे छेड़ा तो अमेरिका आ जाएगा। भाई साहब देखिए, असल में हम हैं पत्रकार, जैसा कि आप भी कहते हैं ना कि जल्दबाजी का साहित्य होता है। कोई भी दिन आखिरी नहीं होता, हिस्ट्री में कोई भी दिन आखिरी नहीं होता, और किस लेवल तक इजराइल कमजोर हो जाए तो किसके बाद क्या करें, ये कोई आज वक्त खत्म नहीं हो रहा जब हमारी आपकी बात हो रही है। आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है कि इजराइल अपने आप अपने गुनाहों के बोझ से गिरे, और जब ये गिरेगा तो कोई रुकने वाला नहीं है।
ऑलरेडी लोग मुल्क छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और फौजी छोड़ करके जा रहे हैं। फौजी जब आते हैं तो वो डांस करते हैं कि हमारी जान बच गई। तो ये प्रोसीजर है जो ये भी तो हो सकता है ना जी, ये भी तो हो सकता है ना कि जब इजराइल इतनी बुरी हालत में पहुंच जाए तो ठीक है, नेतन्याहू को साइड करके इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए अमेरिका आके खड़ा हो जाए, इसलिए लोग पंगा नहीं ले रहे हैं। देखिए, अमेरिका का खुद वजूद ढीला हो रहा है। अभी इराक से उनके वापस जाने की बात शुरू हो गई है, सीरिया से भी उन्हें जाना पड़ेगा। इधर हुतियों पर कोई हाथ नहीं रख सकता, यहां उनका मुकाबला वो नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका को तो खुद वजूद इस इलाके में निपटता हुआ सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो इजराइल अगर अमेरिका ये देखेगा कि इजराइल उसके कंधे पर बोझ बन गया है, अब वो अपने कदमों पर अपने पैरों पर नहीं खड़ा रह सकता, तो क्या अमेरिका हमेशा इसको बनाए रखना चाहेगा अपने खर्चे पर? ये खुद आने वाले वक्त में शायद वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग उस पर गौर करेंगे। जिस अमेरिका और ब्रिटेन ने जानबूझ के इस खित्ते में, इस इलाके में इजराइल को पैदा किया, जिसके दम पर वो 75-80 साल से जो कुछ कर रहा है, उसे वो इतनी आसानी से तो बर्बाद नहीं होने देगा, खत्म नहीं होने देगा। देखिए, एक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं एहुद बराक। उन्होंने कुछ महीने पहले ये बात कही थी कि यहूदियों की तारीख 80 साल से ज्यादा हुकूमत की नहीं रही, और वो ये बात कह रहे थे कि इजराइल का जो गिरना है वो यकीनी है। तो ये तो बात रही खुद यहूदियों के बीच में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है। इस बीच में जो हालात बनते जा रहे हैं, जिसे हम और आप जर्जर कह रहे हैं, जिसे कल ये समझा जाता था कि इजराइल के सामने तो कोई भी कदम नहीं टिका सकता, अब उसकी हालत खराब होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये वक्त भी आएगा, देखिए आने। मुझे इस बात का यकीन है कि जुल्म की बुनियाद पर कोई भी सिस्टम बाकी नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल उसे गिरना है, और इन्होंने फिलिस्तीनियों पर जुल्म करके, उन्हें बेघर करके अपना मुल्क जमाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बाकी बचेगा। नहीं, इसको ऐसे भी तो हम देख सकते हैं ना कि एक तरफ तो अपने आप को विक्टिम दिखाओ कि सब हम तो बर्बाद हो रहे हैं, देखिए तमाम अगल बगल के मुस्लिम देश जो है हमारा जीना दुभर कर रहे हैं। दूसरी ओर वो मारने में तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा, यानी कि अपने आप को ताकतवर भी दिखाओ कि हम तो अभी भी मारेंगे। इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। हाँ, देखिए, दोनों चीजें हैं। मारते रहो इसलिए कि ये लगे कि हमारे पास ताकत है, और अंदर से इतने खोखले हो जाओ कि हमारे फौजी लड़ने को तैयार नहीं है, हम इसका ऐलान भी करना नहीं चाहते। तो इस कशमकश में इजराइल की लीडरशिप है, और नेतन्याहू जो बार बार कह रहे हैं कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे, हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे, लेकिन एक जगह मजबूर होकर के ये भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं इन कैदियों के परिवार वालों से कि साहब हमास की तरफ से कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं है लोगों को छूटने का। तो ये वाला जो सेंटेंस आया निकल करके, ये इससे मजबूरी जाहिर होती है ना। तो ये मजबूरी जाहिर हो रही है। चीजें अभी देखना यह है कि हमास वाले कैसे रिएक्ट करते हैं इस अमेरिकी। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, आपने हमास का जिक्र किया, हमास एंड कंपनी, मतलब तमाम उसमें लोग आ गए जो तमाम उनके साथ मिले हुए हैं, वो बड़े खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई हलचल ही नहीं हो रही है। आईसीजे के फैसले का भी सिर्फ स्वागत किया गया और कह दिया गया इसको लागू कराओ, प्रपोजल उधर से दिए जा रहे हैं, इजराइल जर्जर हो रहा है। ये लोग कोई कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बैठे क्यों हैं खामोश? नहीं, काम तो अंदर से कर रहे हैं। गाजा में जो लोग इजरायली लोग मारे जा रहे हैं, वो उनकी खबरें तो हमारे पास जंग के अलावा पॉलिटिकली तौर पे, कूटनीतिक तौर पर मैंने अभी बताया कि इस्तांबुल में अभी एक मीटिंग हुई, और बल्कि उसमें कई चीजें आई जिसमें यह भी कहा गया कि हमने इस जंग के शुरू होने से पहले अलग अलग तरीके से तैयारियां की थी, और उस तैयारी में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी उन्होंने इस बात की कही कि हमने ये सब तैयारियां की थी। यानी वो डिटेल जो सामने आई है मेरे सामने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की, उसमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे एक जिम्मेदार सरकार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, वो उसके लिए उन्होंने वो कोशिशें और मेहनतें की हैं, जिसके नतीजे में आज देखिए हमास के बारे में नैरेटिव बदल रहा है। वो जो नैरेटिव बदला है, उन्होंने मीडिया पे भी काम किया है, उन्होंने एक मजबूत सा स्पोक्स पर्सन बैरूत में बिठाया है, और अलग अलग मौकों पर हर दिन
जो उनकी प्रेस रिलीज आती है मैं उसे देखता हूं, उसमें बाकायदा एक एक डिटेल, इतने बजे यहां हमला किया, इतने बजे यहां हमला किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ऐसे टाइम में, जबकि वो इंटरनेट भी काट दिया जाता है पूरे गजा का, और उसके बावजूद वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में मीडिया को बता रहे हैं। और बहरहाल इससे ज्यादा और क्या करेंगे कि वो जंग लड़ते रहे तालमेल के साथ। बिल्कुल सही बात है, जंग लड़ते रहे तालमेल के साथ और अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखते रहे। लेकिन लगता है इस जंग को दो मायनों में जरूर देखा जाएगा जब आने वाले टाइम में लोग लिखेंगे। एक, इजराइल का टूटना, कमजोर होना, और दूसरी, जंग की वजह से लोग पड़े मर जाएं। कम से कम हमास तो उभर के सामने आया, हमास को तो फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली और बहुत अच्छे से तमाम चीजों को बताया। फिर आप मैं इसमें ये करेक्ट करना चाहूंगा कि हमास जो है वो मजबूत हुआ नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी कॉज मजबूत हुआ। फिलिस्तीन का मामला इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े उस पर आया। हमास तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके लिए काम कर रही है। इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के जुल्म उजागर हुए, ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।